हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए लाया हूं फिर से यहाँ पे इकोनॉमिक्स का आज क्वेश्चन पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स का यहाँ पे सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो गेस्ट क्वेश्चन तो मैं पहले ही दे दिया हूँ, लेकिन आप लोग की मतलब ख्वाहिश थी सर कि आप इसका आंसर ही बता दें। तो चलिए इसका आंसर बताने के लिए मैं रेडी हूँ। आइए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके लेसन में ये सब इकोनॉमिक्स चैप्टर है, ये सब सवाल है, तो आपके बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड मैं आपको करवा दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सवाल है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय, व्हाट इज बार्टर, मतलब वस्तु का लेन देन जो होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु विनिमय का मतलब हो रहा है वस्तु विनिमय। विनिमय का मतलब बोल चाल की भाषा में समझो लेन देन, लेन देन यानी कि वस्तुओं का लेन देन। मतलब उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन। मतलब हम चावल दिए तो आप हमको दाल दे दो, पैसा के कोई वहाँ पे नामो निशान नहीं है। हम पानी दिए तो तुम दूध दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, चावल ले लो दाल दे दो, आटा ले लो चावल दे दो। ऐसे अभी भी घरों में, बहुत घरों में चलता होगा ना, अभी भी बहुत घर में देखते होंगे कि अपने में पड़ोसी रहता है तो बोलता है हम आप मेरे यहाँ आटा नहीं, हम आटा देते हैं और आप मुझे गेहूँ दे दो। ऐसे होता है। ठीक है, तो विनिमय मतलब बिना मुद्रा का ये काम होता है। इंग्लिश वाले यहाँ पे इंग्लिश में देख लो। ठीक है, कहीं कहीं इंग्लिश में अगर मिस्टेक रहेगा तो इसके लिए सॉरी, आप इसको भी थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य बताइए। डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक। देखिए, सबसे पहला काम यहाँ पे व्यावसायिक बैंक का पहला काम है कि जमा राशि को स्वीकार करना। बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहक की जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। मतलब जो ग्राहक पैसा जमा करते हैं उसका प्राप्त करना। बैंक जमा राशि के आधार पर कर्ज देखकर लाभ कमाते हैं। कर्ज देकर जो है लाभ कमाते हैं। कर्ज देता है बैंक जो कर्ज देती है ना ग्राहक को, उससे बैंक को लाभ भी होती है। ऋण प्रदान करना, व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है कि बैंक के पास जो जमा पैसा आता है, तो मतलब क्या होता है ना, जो बैंक का मुख्य कार्य है कि बैंक के पास जो रुपया आता है, जो कस्टमर जमा करते हैं, उसमें से एक निश्चित राशि होता है जिसको नकद कोष में रख दिया जाता है। ठीक है, एक निश्चित राशि होता है जो नकद कोष में रख दिया जाता है। अब बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्ति को उधार देता है। जैसे कि कुछ बैंक, मतलब जितना बैंक अकाउंट में है, जिसका जो मतलब उस बैंक के अंदर जितना अकाउंट खुला हुआ है, उस अकाउंट में कितना पैसा है, उस पैसा को एक नकद कोष में रख दिया था, नगद कोष में। अब बाकी जो पैसा बचता है शेष, उसको ऋण के रूप में देता है और भी ब्याज के रूप में। या बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देता है, मतलब कुछ घर बनाना है या कुछ फैक्ट्री खोलना है, इस तरह से। तथा उचित जमानत की मांग करते हैं, मतलब सब कुछ होना चाहिए आपके पास, बिल है ये नहीं है, घर जमीन है कैसा है क्या है, सब कुछ पूछताछ करता तब देता है। व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं: अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, नगद, चौक, अधिवार्षिक विनिमय, बिलों का भुगतान, ऋण का एक अग्रिम है। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश वाले यहाँ पे, इसको इंग्लिश का नोट कर लीजिए। अगला पढ़ते हैं, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव? सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर काम करना। सह का मतलब का साथ में, एक साथ मिलजुल कर काम करना। लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया गया है ना, किया जाता है। सहकारिता वह संगठन है, सहकारिता देखो ये उल्टा हो गया, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलकर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करें। मतलब कि सहकारिता का मूल मतलब ये हुआ ना कि दो व्यक्ति मिल गया या दो से ज़्यादा मिल गया। पार्टनरशिप कैसे होता है? पार्टनरशिप मिल गया और मिल करके कुछ बिजनेस कर लिया, है ना। आर्थिक हितों के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या कर रहा है? वृद्धि करने के लिए दो तीन आदमी मिल करके एक नया बिजनेस कर रहा है। इस प्रकार जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक विशेष की पूर्ति के लिए, सहकारिता उस आर्थिक सहायता को कहते हैं जिससे मिलजुल कर कार्य करते हैं। आप ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, मतलब सहकारिता उस आर्थिक सहायता व्यवस्था को कहते हैं जिससे मिलजुल कर आदमी काम करता है ना। तो ये भी डिफिनेशन आप बोल सकते हैं। एटीएम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिए सवाल को। व्हाट इज एटीएम? एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित मशीन। यह मशीन जो है 24 घंटे, उल्टा हो गया दिया, यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने का तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। ठीक है, भारत में भी सभी व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीबीआई, इसके द्वारा जो भी आईसीआई बैंक जो है इसके द्वारा सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, मतलब इसके अलावा और जो बैंक सभी के सभी एटीएम देती है। एटीएम कार्ड
आप यहाँ पे बैंक, ये जो बैंक का नाम है ना, व्यापार स्टेट बैंक इलाहाबाद में, आप यहाँ पे कुछ भी बैंक का नाम सेव कर सकते हो। आपके एक एरिया में जो भी बैंक होगा ना, SBI, इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि यही बैंक रहे। कार्ड, ATM कार्ड मिलने के बाद गुप्त एक पिन होता है। अब तो गुप्त पिन मिलता नहीं है, अब आपको खुद से बनाना पड़ता है। चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो, जिसकी सहायता से ATM कार्ड को ATM मशीन में डालते हैं और रुपया निकालते हैं। 24 घंटा यहाँ पे ATM खुला रहता है। कहाँ पे? बाजार में। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं या कितने प्रकार होते हैं? ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करती है। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था बोलते हैं एक ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए एक वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देश करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंध के कार्यों का संपादन करती है। उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया, भारतीय मुद्रा बाजार तथा भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है, ऑप्शन देख लें यहाँ पे, इंग्लिश वाला बना लें। क्रेडिट कार्ड क्या है? तो ATM कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अलग है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा के रूप में है, जैसे ATM कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा ही है, क्रेडिट कार्ड भी है मुद्रा, चूंकि वो मुद्रा ही है, पैसा है तो आप निकाल सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड जैसे कि टैप ए मास्टर है ना, कार्ड मास्टर कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि जो है ये सब प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत जो है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ये राइटिंग, पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा। इसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। मतलब कि आपका कंडीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपके स्टेटस को देखते हैं तब आपको एक राशि निर्धारण करती है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड देता है, उसमें मान ली कि 50,000 हमेशा सेव रहेगा, जब मर्जी तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका कुछ समय अवधि रहता है कि आप 1 महीना के अंदर या 40 दिन के अंदर इस राशि को फुलफिल कर दे, जमा कर दे, नहीं तो फिर ब्याज लगेगा, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। जैसे मान ली कि कोई आदमी कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा, आजकल तो क्रेडिट कार्ड तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी देती है अपने ग्राहक को, मतलब जो एम्प्लॉय होता है उसको भी देती है और बैंक भी देती है। तो अगर आपका स्टेटस बहुत अच्छा है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगी, क्योंकि बैंक, अच्छा बोलेंगे सर इसमें फ़ायदा क्या है क्रेडिट कार्ड को? आपको अगर दिया 50,000 रुपया है ना, क्रेडिट कार्ड 50,000 दिया, 50,000 दिया और आप किसी अर्जेंट काम में इसको लगा दिए। ठीक है, अब लगा दिए, अब 40 दिन के अंदर इसको फुलफिल करना है। अब मैं भी 40 दिन के अंदर फुलफिल नहीं करेंगे, 41वां दिन में करेंगे, 42वां दिन करेंगे, 2 महीना बाद करेंगे, तो उसका जाएगा ब्याज बैंक को और बैंक को हो जाएगा फ़ायदा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे करते, लेते हैं और बहुत जल्दी, बहुत लोग तो यूज भी नहीं करते, लेकिन रहता है यूज करते हैं, बहुत लोग जल्दी जमा भी करते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण क्या था, मतलब जितना वर्ल्ड के जितना भी अर्थव्यवस्था है ना, सबको क्या करता है? एक तरह जमा करता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश दूसरे से प्रभाव होता है। तो कल मैं आपको भूमंडलीकरण भी पढ़ाया था, है ना, सेम उसमें वही कारण था, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कल पढ़ाया था, वही सवाल था सेम, और उसका भी आंसर इसी टाइप का है ना। तो आंसर का आप रूप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेथड कहने का मतलब वही होना चाहिए कि वर्ल्ड का जितना भी मार्केटिंग है, जितना भी अर्थव्यवस्था है, सबका एक समन्वय करना, एकीकरण करना, है ना, चाहे पूंजी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे सेवा हो, सबका मतलब एक जगह एकत्र होना, यह होता है ग्लोबलाइजेशन। बचत क्या है? देखिए, सामान्य अर्थ में बचत का अर्थ होता है धन को संरक्षित करना। अगर बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो बचत का मतलब क्या होता है? धन जमा करना, धन संरक्षित करना, बचाना। बैंक में रखने, चाहे बैंक में रखिए, पेंशन कार्ड में रखिए, निवेश करने आदि से लगाया जाता है। बहुत लोग बैंक पैसा कैसे बचाते हैं? बैंक पे रखते थे, है ना, पेंशन कार्ड में जमा करते हैं, LIC खुलवाते हैं, ये सब बचत हो रहा। लेकिन व्यापक अर्थ में बचत शब्द खर्च घटाने से, बचत का मतलब हुआ खर्च घटाना। खर्च घटाइएगा तो बचेगा अपने, 10 रुपये कमा रहे, 2 रुपये खर्च करेंगे तो 8 रुपये बच जाएगा। संसाधन बचाने जैसे आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब खर्च घटाना, संसाधन बचाने आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्यक्तिगत बचत में आय तथा व्यय के अंतर को निकाला जाता है ना। आप जो व्यक्तिगत अगर बचत निकालना है तो कितना कमाए और कितना खर्च कर दिए, इन दोनों का डिफरेंट कर दीजिएगा, अंतर कर दीजिएगा, तो बचत आपका निकल जाएगा कि कितना आप बचत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आर्थिक नियोजन क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्रों में राजकीय हस्तक्षेप या राज्य की साझेदारी होती है। राजकीय हस्तक्षेप या राज्य की साझेदारी होती है।
नियोजन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन है। नियोजन का उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं को ऊपर उठाना। नियोजन का मतलब होता है क्या, मतलब प्लानिंग करना, मतलब समाज को ऊपर उठाना, समाज को हेल्प करना कोई भी चीज़ में। नियोजन उपलब्ध संस्थानों का सर्वोत्तम उपयोग का एक तरीका है। ठीक है, तो ये सब इतना छोटा छोटा तो आंसर आ रहा है, आप आराम से लिख दीजिए। आउटसोर्सिंग बाह्य स्रोत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं या अपनी कंपनियों के बजाय निजी बाहरी या विदेशी स्रोतों को या संस्थाओं का या समूह का प्राप्त करती है, मतलब एक ही बात यहाँ पे या करके बोला जा रहा है, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कोई भी कंपनियां नियमित सेवाओं या अपनी कंपनियों के जो बजाय निजी अपने मतलब कुछ घट रहा, ठीक है, तो अपने कंपनियों छोड़ के किसी और निजी से या बाहरी से या कोई सेवा हो या समूह हो किसी भी प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं बाह्य स्रोत। मतलब जो कोई कंपनी है, कंपनी में कोई भी चीज़ सामान की कमी हो गई, ठीक है, वेन क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर कंपनीज रिसीव देयर सर्विस फ्रॉम प्राइवेट इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल। तो कोई भी कंपनी है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, अब उसका कोई चीज़ कमी पड़ गया, तो वो जो खरीदेगा, जो सामान लाएगा, तो एक्सटर्नल से लाएगा, एक्सटर्नल प्राइवेट कंपनी से, चाहे जो भी हो, चाहे फॉरेन सोर्स हो, चाहे वो क्या बोलते हैं संस्था से लाओ, चाहे विदेशी स्रोत से लाओ, चाहे समूह से लाओ। तो मतलब बाहरी स्रोत से लाना वही होता है, कोई भी चीज़ को रिसीव करना, अपनी कमी को पूरा करना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स या आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो नियंत्रण व स्वामित्व रखती है अधिक से अधिक देशों में उत्पादक, ये देखो उल्टा पुल्टा लिखा गया, ठीक है, इसका सेंटेंस आप जोड़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो देखिए उत्पादक, ये है जो उत्पादक पर नियंत्रण व स्वामित्व रखते हैं, मतलब जो कोई भी चीज़ जो उत्पादन हो रहा ना उस पर कंट्रोल रखती है। ठीक है, अधिक से अधिक देशों में उनका जो व्यापार होता है। ठीक है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्पादक लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य में उन जगहों पर या देशों में उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम होता है, सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिल जाते हैं। कहाँ, मतलब जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी का होता है ना कि एक कंपनी है और अपनी सेवा तो अपने देश में कर ही रही है, उसके अलावा किसी और देश में भी कर रही है, जैसे सैमसंग, फोर्ड मोटर्स हो गया, कोका कोला हो गया। अब अपने देश में जो काम कर रही है वो अपने देश में कर रही, फिर दूसरे देश में भी काम कर रही। तो इसको लगा कि ये जो सैमसंग मोबाइल बन रहा, इसका जो बिक्री हो रहा या तो जो सामान लागत हो रहा, सस्ता में कहाँ से मिल जाए हमको, सस्ता कम श्रम में कहाँ, सस्ता लेबर में कहाँ से हो जाए। जैसे कि कोई कंपनी है सैमसंग अगर अपना देश में सैमसंग कंपनी कुछ मोबाइल बनाती है, ठीक है, तो वहाँ के जो लेबर चार्ज, उसका जो मैन पावर जो काम करेगा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर भारत में आकर के बनाती है तो उसको कम लेबर चार्ज सस्ते में कर लेगा और मोबाइल बना लेगा, अपना सामान लाएगा उठा के मोबाइल बना लेगा। तो अपना व्यापार क्या कर रहा, अपना बिजनेस जो अपना कंपनी तो खुद अपना देश में कंपनी बेच ही रही सामान, लेकिन अब भारत में बेचना है तो वहां से नहीं बल्कि खुद यही सामान ले चला है और यही बना करके बेच रहा, सस्ते मजदूर लग रहा, सस्ते कीमत में आपको क्या कर रहा, यहाँ पे कच्चा माल प्राप्त करके वहीं से क्या कर रहा, बना करके सेलिंग कर दे। सुने होंगे भारत में भी सैमसंग कंपनी है वहाँ, और उसका ब्रांच खोला हुआ, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया सब है, लेकिन ब्रांच खुला हुआ है। ठीक है, तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मुद्रा का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। आधुनिक आर्थिक वस्तुओं के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टेक्सटकॉट ने कहा था कि यदि मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं हो तो रक्त स्रोत अवश्य है। आज का आर्थिक जगत इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह है जिसके बिना जो है क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। उल्टा पुल्टा यहाँ पे हो गया, सेंटेंस आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, मुद्रा वह है जिसके बिना जो है क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। चारों तरफ क्या होता है, चारों धुरी, जिसके चारों तरफ धुरी पर, है ना, धुरी पर जो है संपूर्ण आर्थिक जो है विज्ञान चक्कर काटती है। मुद्रा के महत्व प्रकाश डालते हुए कहा, कौन कहा, यही क्या नाम, मार्शल ने। क्रॉथर ने कहा था, अब क्रॉथर भी बोल सकते, क्रॉथर ने मुद्रा के प्रकाश डालते हुए कहा था कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की
अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे संयंत्र शस्त्र में चक्र, ज्ञान में अग्नि, राजनीतिक शस्त्र में वोट, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन मुद्रा है ना सार्वजनिक उपयोग आविष्कार है। वास्तव में मुद्रा जिस पर संपूर्ण व्यवस्था के ही आधारित है, जो मुद्रा है ना वो पूरे विश्व इसी पर आधारित है। मानव एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हो जाए इसमें गड़बड़ नहीं है, इसका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाए। हिंदी में खैर इसका फॉन्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा, टाइपिंग ठीक हो रहा, लेकिन फॉन्ट पता नहीं ऐसा क्यों हो जा रहा, कुछ हैंग वैंग होता है ना, इस टाइप से उसका चेंज हो जा रहा। तो सेंटेंस आप समझ में आ रहा, सेंटेंस का इंग्लिश का सेंटेंस ठीक है, ठीक है। कहीं कहीं देखिए विज्ञान को विज्ञान ही लिखा चला, चक्र विज्ञान है तो है ना, क्रॉथर तो नाम है, यंत्र शास्त्र तो वही लिखा गया, टेक्सकॉट ये तो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं ना, क्या बोला गया, टेक्सकॉट तो नाम है, इकोनॉमिक्स है ना, अर्थशास्त्र का नाम है। तो बाकी यहाँ पे इसी क्वेश्चन को यहाँ पे एंड करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 12 क्वेश्चन मैं बताया था आपको, 12 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 सवाल तो आए करता है, 4 सवाल आता है या 3 सवाल आए करता है ऑब्जेक्टिव में, तो 3 नंबर वाला में, 2 नंबर वाला में, तो इतना तो बना लीजिएगा। ओके, तो चलो वीडियो को लास्ट करते हैं। मजा आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।